दोस्तों, आज हम अपने इस हम भारत के लोग की कड़ी में के 32वें अंक में आपके साथ हैं। अब तक का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। आनंद शंकर त्रिपाठी जी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार। राम गोपाल जी आ गए हैं, स्वागत है राम गोपाल जी।
नमस्कार सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग इस प्रोग्राम के 32वें अंक में आपके सामने हैं। हम लोग आमने सामने हैं और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अरुण चौबे जी, धर्मजंग जी, संजय दुबे जी, आनंद शंकर जी, राम गोपाल तिवारी जी, योगेश मिश्रा जी, आदित्य मिश्रा जी और यूट्यूब पे जो लोग जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस प्रोग्राम को इस हौसले से यहाँ तक ले आए हैं कि हम लोग 32वीं कड़ी में हैं। 31 प्रोग्राम लगातार अनवरत चल रहा है, तो ये सब आप लोगों के तपस्याओं का फल है। व्यक्तित्व की जगह पर आज भी हम लोग गांधी जी पर ही थोड़ी चर्चा और करेंगे, क्योंकि कल की चर्चा पर कुछ प्रश्न रह गए थे, उन पर चर्चा करेंगे। और गांधी जी का एकदम ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए जो असहमति के बिंदु हो सकते हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन गांधी जी के तमाम सारी चीज़ों से कितनी भी असहमतियां हों, एक चीज़ तो ये है कि उनका जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा व्यक्तित्व गांधी का रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। समय के साथ साथ उनकी भूमिका और उनका गांधी होने का अर्थ हम लोगों को और समझ में आएगा। बीच बीच में कुछ निहित स्वार्थ दुष्प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उससे गांधी के व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं आएगा। गांधी होना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी तपस्या, पूरी जिंदगी गांधी की तपस्या में गुजरी है, तब मोहनदास करमचंद गांधी बन पाए हैं। तो जो कुछ लोगों के उन पर जो उनके विरोध के स्वर बहुत मुखरित तरीके से आजकल व्यक्त कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। उसके बाद किसान बिल पर आएंगे। जैसे चलते चलते कल जब प्रोग्राम एकदम खत्म हो रहा था, तब प्रभाकर जी ने कहा था कि उनके बेटे, जो बड़े बेटे हरीलाल हैं, कि हरीलाल के साथ तो गांधी द्वारा हिंसा हो ही गई। हरीलाल और गांधी में काफ़ी मनमुटाव रहता था। उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। कृष्ण कन्हैया वर्मा जी आ गए हैं, सईद असीम रऊफ जी आ गए हैं, सबका स्वागत है। आज नेट ईश्वर कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए उम्मीद है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारे चैनल्स काम करते रहेंगे। एक चीज़ हम लोगों को मान करके चलना चाहिए कि गांधी अवतार नहीं थे। गांधी एक मनुष्य थे, पुरुष थे, महापुरुष, महामानव, मानव थे लेकिन महामानव। तो कमजोरियां संभव हैं, कोई व्यक्ति आदर्श या परफेक्ट नहीं होता। इवन जिनको हम अवतार मानते हैं, तमाम सारे लोग उनका भी विरोध करते हैं और उनमें भी खामियां निकालते हैं, वो एक अलग दूसरा विषय है। इसीलिए अवतारों में भी कलाएं कही जाती हैं कि ये 12 कलाधारी अवतार हैं, ये 16 कलाधारी अवतार हैं। तो वो अलग अलग जितनी साधना जितने तरह की होती है, उसी अनुसार उनका भी वर्गीकरण करने की कोशिश की गई है। गांधी एक मनुष्य थे, तो मनुष्य की बहुत सारी कमजोरियां उनमें भी रही होंगी और लगातार उन कमजोरियों को उन्होंने दूर करने की कोशिश की, प्रयास किया, साधना की। हरिलाल के साथ हिंसा हो गई। इसके साथ ही फिर उन मित्र से जब मैंने फ़ोन पे बात किया तो उन्होंने कहा कि कस्तूरबा के साथ भी उनका व्यवहार, जो उनकी पत्नी कस्तूरबा
हैं उनके साथ भी कभी कभी उनका व्यवहार बहुत कठोर था। गांधी की अपनी एक जो साधना की दिशा थी। प्रभाकर जी आ गए हैं, स्वागत है। आपके प्रश्न से संबंधित वार्ता ही हो रही है। तो गांधी जी की अपनी जो साधना थी, क्योंकि वह भारत के कितने हजारों साल से चल रहे जो जाति प्रथा है, मैला ढोने की प्रथा है, खुद और अस्पृश्यता है, इसका निवारण करना चाह रहे थे। उस जमाने में आज से 80 साल पहले इस तरह की बात करना, 100 साल पहले, क्योंकि वो जानते थे कि भारत एक ठोस एक राष्ट्र तभी बनेगा जब यहाँ के सब लोग समान रूप से गरिमा में होंगे। जो बाद में संविधान ने लिखा, हर व्यक्ति की गरिमा प्रदान कराने के लिए जो उन्होंने प्रयोग शुरू किए, उसमें यह था कि अपना मैला खुद साफ करो। ये मैला जब तक ढोने की प्रथा रहेगी तब तक ये छुआछूत और ये सब चलता रहेगा। उसमें वो खुद अपना साफ करते थे और कस्तूरबा जी से भी कहते थे कि तुम भी साफ करो, हमारे इसमें मदद करो। कस्तूरबा पुराने ख्यालों की रही होंगी, कभी कभी विरोध था, कभी कभी उसमें आपस में गांधी जी कठोरता के साथ भी पेश आए। हाँ, हर व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धरती के लिए, प्रकृति के लिए कार्य करता है, तो कहीं कहीं पर वह संतुलन बिगड़ जाता है। परिवार को जितना समय देना चाहिए था उससे ज़्यादा समय राष्ट्र के लिए दे देता है, या धरती के लिए दे देता है, या प्रकृति के लिए दे देता है। चामुंडा प्रसाद जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो वह संतुलन कि परिवार को भी उचित समय दिया जाए जितना उचित है, और जितना परिवार के बाहर जितनी ज़रूरत है देश के लिए या और बड़े फलकों के लिए, उन पर उतना समय दिया जाए, यह संतुलन लोग नहीं रख पाते। और गांधी चूंकि बहुत ज़्यादा समर्पित थे देश के लिए, तो वह संतुलन वो नहीं रख पाए। जितना समय उन्हें शायद परिवार को देना चाहिए था, बच्चों की देखभाल के लिए देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए। लेकिन वह उस जमाने की मांग थी। वो 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान रहे थे और उनके लिए कार्य कर रहे थे। तो शायद वो परिवार, उनका बेटा हरिलाल या ये लोग वह नहीं समझ पाए। ये गांधी का एक पहलू हो सकता है जिसमें उनकी आलोचना की जा सके। लेकिन अगर गांधी एक व्यक्ति या अपने बच्चों पर ही सीमित रह जाते और सबके लिए देखभाल, ये पूरा जो कुछ इतिहास बदल जाता। शायद आज़ादी कुछ और आगे कुछ दिनों बाद मिलती, या बहुत कुछ हो सकता था। इसलिए यह विचार कुछ लोग रख सकते हैं कि गांधी ने परिवार पर कम ध्यान दिया, लेकिन किस कीमत पर, वो जो समय बचाया वो कहाँ लगाया, उसको अगर ध्यान दे लें तो फिर ये प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जहाँ तक इस पे ये कहा कि हरिलाल के साथ हिंसा हो गई, हिंसा के स्थान पर मतांतर रहा, ये कह दीजिए, लेकिन हिंसा शब्द वहाँ पे थोड़ा अटपटा लगा। और बहुत सारे लोगों ने आप के पुत्र वैसे नहीं निकले जैसा कि पिता निकले। हरिलाल, यह भी कहा जा सकता है कि जब वो गांधी के लगातार उनके संपर्क में थे तो उन पर उनका प्रभाव पड़ना चाहिए था, उनको गांधी जैसा होना चाहिए। यह सवाल भी पूछा जा सकता है। गांधी को और बेहतर तरीके से समझना चाहिए था। बचपन में मेरे अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न खुदबुदाता रहता था कि दशरथ बड़े हैं कि राम। मैं बहुत जब छोटा था, 11-12 साल का था, 5वीं 6वीं में जब पढ़ता था, मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता था
कि दशरथ बड़े हैं कि राम, क्योंकि दशरथ ने राम को पैदा कर दिया और राम एक दूसरा राम या उससे बेहतर राम नहीं पैदा कर पाए, तो किसको बड़ा मानेंगे, राम को या दशरथ को? ये सवाल घुमड़ता रहा, अनुत्तरित ही रहा, लेकिन जैसे जैसे और पढ़ता गया, मनोविज्ञान भी पढ़ा और भी बहुत दर्शन भी पढ़े, तब यह उत्तर आना शुरू हुआ अब हमारे उस प्रश्न का कि कोई व्यक्ति केवल आनुवंशिक तौर पे ही नहीं रूप धारण करता, केवल माता पिता ही नहीं निर्णय या उनके जेनेटिक इफेक्ट से ही वो नहीं होता कि वो क्या बनेगा। पूरा माहौल, पूरा परिवेश, पूरा लालन पालन, जिसमें माता पिता के साथ साथ जितने लोग उसके जीवन में जुड़े हुए हैं, गुरु और ज़रूरतें समय की, सारी चीज़ों का जो मिला जुला समुच्चय होता है वह व्यक्ति बनता है। तो नेचर और नर्चर जो जेनेटिक आनुवंशिक है और उसके अलावा जो परिस्थितिगत है, दोनों का जो समग्र रूप है वह व्यक्तित्व बनता है। तो राम दशरथ का तो भूमिका है, लेकिन उसके अलावा इतनी सारी चीजें हैं जो राम को राम बनाई हुई हैं। वह राम के पुत्र उतने सारे फैक्टर्स, राम वाले फैक्टर्स से नहीं गुजरे हैं, वह अपने उन सारे परिवेशगत उससे गुजरे हैं जिससे वह दूसरे तरह के हुए। तो केवल हर बच्चा माता पिता से बेहतर हो जाए यह भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे और उसके तत्व हैं जो उसको निर्णय करते हैं कि ये क्या, कैसे इनका प्रस्फुटन होता है। एक ही वृक्ष है, उसके बीज उससे बेहतर भी पेड़ बना सकते हैं, उससे कमतर भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे और उसमें तत्व हैं जो तय करते हैं कि वो क्या और कितना बड़ा बनेगा। शायद इसी भूमिका को लेकर के एक अनाथ बच्चे को, जिसके माता पिता का पता ही नहीं है, उसको मैंने अपने अंग्रेजी के उपन्यास का हीरो बनाया, नायक बनाया, जो बहुत बड़ा बनता है, सीमा रहित व्यक्तित्व बनता है। उसको जेनेटिकली वो पता नहीं क्या है, कहाँ से है, लेकिन वह परिवेशगत और अपने साधना से वो वहां तक बनता है, पहुंचता है। तो इसलिए बेटा क्या बनता है और बेटा बाप के बारे में, पिता के बारे में क्या सोचता है, बहुत कुछ दोनों के परिवेशगत अंतर से भी वो खाई बन सकती है। लेकिन उस खाई को पाटने के लिए शायद गांधी को उतना समय नहीं मिला, क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में इतने व्यस्त थे कि उतना ध्यान नहीं दे पाए। इसलिए यह गांधी पर अगर कोई असहमति व्यक्त करता है तो उसे उसका अधिकार है। वह मैं नहीं कहूँगा कि इस मामले में गांधी परफेक्ट थे, क्योंकि वह भी मनुष्य थे। एक जगह ज़्यादा ध्यान देते हैं तो दूसरी जगह ध्यान कम हो जाता है। लेकिन क्या बेटे का अच्छा होना या बेटे से संबंध अच्छा होना ही महानता की निशानी है या उनके मूल्यांकन का आधार है? मान लीजिए कि हरिलाल से उनके संबंध नहीं ठीक थे, हरिलाल विद्रोही हो गए या हरिलाल में और कमियां रहीं, तो क्या बेटा ही पिता के संपूर्ण व्यक्तित्व और उनके मूल्यांकन का आधार होगा? अगर बेटा ही संपूर्ण मूल्यांकन का आधार है किसी का, और उसी आधार पर उनके जो इतना बड़ा देश की आज़ादी के आंदोलन का रोल रहा है, उसका मूल्यांकन भी इसी से जोड़ करके करेंगे, तो जिन लोगों के बेटे नहीं हैं, जिन्होंने शादियां नहीं की हैं और तमाम सारे
अच्छे कामों में रहे हैं, तो उनका हम मूल्यांकन करेंगे, कैसे करेंगे? बुद्ध का मूल्यांकन कैसे करेंगे? बुद्ध ने भी अपने बेटे का ध्यान नहीं दिया, पत्नी का ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने शादी ही नहीं की है कि हमको देश सेवा करनी है या समाज सेवा करनी है या एक खास धर्म या एक तरह की सेवा करनी है या धरती की सेवा करनी है, तो जिनके पुत्र नहीं हैं उनका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? तो इसलिए पुत्र या पुत्र का व्यवहार मूल्यांकन का आधार नहीं हो सकता। हाँ, एक कहने के लिए एक बात हो सकती है, एक आरोप भी हो सकता है, लेकिन केवल उसी पे केंद्रित करना यह उचित नहीं है। फिर मेरी भी गांधी जी से तमाम असहमतियां हैं और मैंने अपने उपन्यास में भी एक दो जगह पर गांधी की परोक्ष रूप से चर्चा करते हुए उनकी जो विचारधारा थी उस पर चर्चा करते हुए असहमति जताई है। 2-3 बिंदु मैं यहाँ पर रेखांकित करूँगा जहाँ मेरा भी गांधी से असहमति है, लेकिन उस असहमत के बावजूद जो इज्जत गांधी के प्रति दिल में है और जो उनकी भूमिका रही है आज़ादी के आंदोलन में, और केवल आज़ादी के आंदोलन में ही नहीं, देश के हर नागरिक को जोड़ने में, और देश का जो अंतिम व्यक्ति है, सीमांत है, उसके प्रति भी संवेदनशीलता, गांधी की संवेदनशीलता निश्चित ही विराट है और हर जगह पूरी जिंदगी में उनकी संवेदनशीलता वह बहती हुई नजर आती है। गांधी ने कभी ड्रामा नहीं किया, सहज अंदर बाहर से एक रहे हैं, और अगर कुछ उनसे गलतियां भी हुई हैं तो उसको उन्होंने खुल करके सबके सामने सहज रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि गांधी ये नहीं चाहते थे कि जबरदस्ती मेरी इज्जत की जाए। मैं जैसा हूं वैसा हूं, मुझे उसी रूप में अगर स्वीकार सको तो स्वीकारो। तो जो मेरी असहमतियां हैं, पहला तो मुझे लगता है कि गांधी को इस देश का नेतृत्व संभालना चाहिए था। गांधी को महात्मा, कुछ लोग कहते हैं, इन पर यह आरोप लगाते हैं कि वो महात्मा कैसे हुए। तो गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, तो ये सवाल रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछना चाहिए। जैसे राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो ये सवाल सुभाष चंद्र बोस से पूछना चाहिए कि उनको राष्ट्रपिता क्यों कहा। यह आरोप गांधी पे नहीं लग सकता। यह जिन्होंने कहा, जिन्हें से ये बात शुरू हुई, उन पे लगना चाहिए था। गांधी ना तो अपने को महात्मा कहलाना चाहते थे, न राष्ट्रपिता कहलाना चाहते थे। वह एक तपस्वी थे और इस देश के सारे नागरिकों को, हम भारत के लोगों को जोड़ने की अद्भुत साधना कर रहे थे। उनका केवल पॉलिटिकल ही व्यक्तित्व नहीं है, बहुत सारे डायमेंशंस में काम कर रहे थे। जैसा कल मैंने बताया कि एक लीडर्स की, एक नेतृत्व की, सही नेतृत्व को एक फौज तैयार कर रहे थे जो आज़ादी के दौरान भी और आज़ादी के बाद देश को संभाल सके। वह अपने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा उनका देश के लिए योगदान है। तो मेरा अपना ये मानना है कि गांधी को अंतरिम सरकार जब बनी थी तभी प्रधानमंत्री या जो भी सर्वोच्च पद था, प्रधानमंत्री था, वह खुद लेना चाहिए था। गांधी कहीं ये संकोच या कि मुझे लोग, अगर मैं व्यावहारिक रूप से सत्ता में अगर अपने हाथ में लूँगा और देश के शासन पे आ जाऊँगा तो कहीं मुझसे गलतियाँ न हो जाएं और मुझे लोग कुछ लांछन न लगाने लगें, या जो भी सोचा हो, जो भी उन्होंने सोचा हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि गांधी को सत्ता संभालनी चाहिए थी। उनकी त्याग और तपस्या
और फलीभूत होती। गांधी को सत्ता अपने हाथ में ले लेना वो लोभ नहीं, वो भी तपस्या होती। मेरा ये मानना है कि उस समय पद ले करके गांधी और ज्यादा त्यागी मेरे नजरों में हो जाते। वैसे ही बहुत बड़े त्यागी हैं, लेकिन और बड़े त्यागी हो जाते, एक दुनिया के लिए अनूठा उदाहरण पेश करते। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ पूरा देश उनके साथ हो गया था, पूरा जनमानस उनके साथ था, पूरा विश्वास उनके साथ था। तो अगर वह देश की नाव को मझधार तक ले आए हैं जहां हमको आजादी मिलने जा रही है, तो मझधार, ये आजादी की लड़ाई तो लड़ी, लेकिन देश के पुनर्निर्माण की लड़ाई वह भी उन्हीं की लीडरशिप में होनी चाहिए थी। और उन्हें 15 जब भी इंटरिम गवर्नमेंट बनी तभी से और बाद में भी उन्हें सत्ता अपने हाथ में लिए होना चाहिए था, ताकि वो उनके जो सपने थे, उनके जो विचार थे, वह और ठीक से गहराई तक उनके नेतृत्व में इम्प्लीमेंट होते। नेल्सन मंडेला का उदाहरण, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अगर क्रांतियों का लीडरशिप किया है, तो मझधार में आकर के जहां आजादी जस्ट मिलने जा रही है, वहां पर हम अगर इसको सबसे जो उचित व्यक्ति है वह नहीं बैठेगा, सेकंड या थर्ड या फोर्थ बैठेंगे, तो वो बात नहीं होगी। तो उनको नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहिए था। ये प्रश्न जब हमारे नॉवेल का हीरो इससे उलझता है, तो वो कुछ कहता है कि मुझे अब ये नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहिए, मुझे इसको किसी और को सौंपने में ज़्यादा खतरा है। वो पैराग्राफ ही मैं आपको पढ़ करके शायद कल सुनाऊंगा, क्योंकि अभी नॉवेल की किताब यहाँ पे नहीं है। कल सुनाऊंगा कि वो पैराग्राफ क्या है जिस रात ये फैसला करना है कि इंटरिम गवर्नमेंट या सरकार का नेतृत्व किसको करना है। तो वहाँ पर मैं गांधी से असहमत हूँ। मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूँ, उन्होंने उसको त्याग माना, लेकिन मैं उसको सत्ता न लेने को न त्याग मान करके, सत्ता अगर ले लेते एक सन्यासी के भाव से, तो उसे बड़ा त्याग मानता। एक तो मेरी उनसे यह असहमति है, लेकिन इसके बावजूद इससे उनकी इज्जत में कमी नहीं है। और दूसरा, उनकी जो हिंसा, वो सत्य और अहिंसा की ही साधना पूरे जीवन भर करते रहे, लेकिन उनकी अहिंसा की साधना कहीं न कहीं थोड़ी कमजोर रह गई। आप पूछेंगे कैसे? पद्मजा जी भी आ गई हैं, बड़ी खुशी की बात है। वो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इसलिए उनका स्वागत है। पातंजलि योग सूत्र में, जिसका मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी जिक्र किया था, 2 सूत्र बड़े प्यारे हैं। साधन पद के 35 और 36 बिल्कुल विज्ञान के नियमों की तरह सच हैं, जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन या थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स, जितने विज्ञान के प्रिंसिपल्स हैं बिल्कुल उसी की तरह सत्य हैं। ये पातंजलि योग सूत्र के ये दोनों सूत्र, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें गांधी के संदर्भ में तो एक ही कोट करना है, एक ही उद्धृत करना है, लेकिन मैं दोनों उद्धृत कर रहा हूं। तो 36वां सूत्र पहले कहते हैं, फिर 35वां जो अपने आज के विषय का है। 36वां सूत्र है साधन पद का। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पातंजलि कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जब सत्य व्रत हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है, सत्य की साधना पूर्ण हो जाती है, तब व्यक्ति जो भी सोचता है, जो भी बोलता है,
वह घटित हो जाता है, क्रिया की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। व्यक्ति जो भी सोचता है, जो भी कल्पना करता है या जो भी बोल देता है वह हो जाता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, क्रिया करने की जरूरत नहीं होती, फल स्वतः उसके विचारों के अनुसार होने लगता है। यह तो सत्य की साधना का परिणाम है। और अहिंसा के बारे में साधन पद का 35वां सूत्र है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। जो अहिंसा की साधना पूरी कर लेता है, जो अहिंसा को साध लेता है, उसके पास जो भी आता है वह अहिंसक हो जाता है, निर्वैर हो जाता है। उसका वैर, उसका विरोध अपने आप धीरे धीरे पिघलता चला जाता है। यह अगर अहिंसा की साधना हो गई पूरी, तो जो उसके पास आता है वह उसके पास उसका वैर पिघल जाएगा, दूर हो जाएगा, त्याग देगा, अपने आप छूट जाएगा। उसके पास कोई वैर लेकर के आ ही नहीं सकता। अब इस कसौटी पर आप बुद्ध को कसिए और गांधी को कसिए। बुद्ध के पास अंगुलीमाल आता है, उनकी अंगुली काटने के लिए आता है, क्योंकि वह 1000वां है, 1000 की माला उसे पहननी है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध के पास आता जाता है, उसकी वो भावना ही उंगली काटने की धीरे 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 खत्म होती जाती है। और जब बुद्ध के पास आता है तो चरणों में गिर जाता है और शिष्य हो जाता है। गांधी के पास नाथूराम गोडसे आता है, पैर छूता है, पास आने के कौन कहे, पैर भी छूता है, लेकिन विरोध, हिंसा और वैर की भावना खत्म नहीं होती, गोली चल जाती है। इसमें कहीं न कहीं गांधी की जो साधना अहिंसा की थी वो बुद्ध के स्तर तक नहीं जा पाई थी, क्योंकि गांधी की जो अहिंसा की साधना थी उसमें देश की आज़ादी के लिए जो वो काम कर रहे थे, उसकी वजह से बहुत कई बार उनको चौरी चौरा में तो हिंसक होने लगा आंदोलन, तो उसको वापस कर लिया उस साधना के प्रभाव में। लेकिन जब वो 42 के आसपास कहते हैं करो या मरो, तो फिर वो अहिंसा की साधना से कहीं ना कहीं विचलन हो जाता है। और एक बात और है, जो लोग कहते हैं कि हिंसा 2 तरह की हो सकती है, कि तुम ये काम करो नहीं तो तुम्हें गोली मार देंगे, और तुम ये काम करो और अगर नहीं करोगे तो अपने को मार डालेंगे, चाहे उपवास करके या जय आमरण अनशन करके। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं हिंसा आ जाती है कि चाहे तुम्हें गोली मार देंगे या अपने को गोली मार देंगे, अपने प्रति भी हिंसा। तो इसलिए इस पातंजल योग सूत्र की कसौटी पर भी गांधी बुद्ध के समकक्ष नहीं जा पाते हैं। उनकी अहिंसा की साधना में कुछ कमी रह जाती है, और शायद वह आज़ादी के आंदोलन की ज़रूरत थी, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन इससे भी उनकी महानता पर और आज़ादी के आंदोलन में वो सर्वोत्तम व्यक्ति रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। उनकी महानता कभी कम नहीं हो सकती। और जो लोग उनका तरह तरह से अनर्गल विरोध कर रहे हैं और गलत शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही उसी तरह से कहा जा सकता है कि जे न दें चुल्लू भर पानी ते निंदें जे गंगा आनी। जो दूसरे को चुल्लू भर पानी नहीं दे सकते हैं वो उनकी निंदा कर रहे हैं, जो धरती पर गंगा लाए थे या देश में गंगा लाए थे या देश में आज़ादी लाए थे। तो ये 2 मेरी असहमति के या एक अपना ऑब्जर्वेशन गांधी जी के बारे में है। लेकिन एक तीसरा है जो सबका है, और उस पर उन्होंने खुद भी छिपाया नहीं है, खुल करके लिखा है, कहा है, और जिससे असहमति उस समय
बड़े बड़े जितने नेता थे कांग्रेस के, महापुरुष थे, पटेल, नेहरू, राजेंद्र बाबू, सबकी असहमति थी। जो उनके परिवार के लोग, उनके बेटी के बेटे ने जो किताब लिखी उसमें भी उस प्रयोग के बारे में कैसे लोग थोड़ा थोड़ा उनसे दूर होने लगे, इसका जिक्र किया है। जो उनका जो अपना जो ब्रह्मचर्य पालन सही हो रहा है कि नहीं, उसकी जो टेस्टिंग के लिए वो प्रयोग करने लगे, वह ज़्यादातर लोग उससे असहमत हैं और उससे असहमत ही होना है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद जो उनकी महत्ता है, जो उनका देश के लिए योगदान है, उसमें कोई न शंका हो सकती है, न आँच आ सकती है। जो उन्होंने वो प्रयोग किए उसमें भी उनका कोई वासना का एंगल था, यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये अब वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। कुल मिलाकर यही है, जो भी वजहें रही हों या जो उनके मन में आया हो, उससे ज़्यादातर लोग असहमत हैं। लेकिन इस सारी असहमतियों के बावजूद उनको जो ये कहा जा रहा है कि वो ब्रिटिशर्स के दलाल थे, जैसा कि कल मैंने कुछ पत्र आप लोगों के सामने रखे थे, ऐसी बातें सोचना भी पाप है। गांधी का रोल, जो आइंस्टाइन का शब्द थे कि आने वाली पीढ़ियां 100-200 साल बाद आश्चर्य करेंगी कि हाड़ मास का एक ऐसा व्यक्ति इस धरती पर चला था। तो गांधी का मूल्यांकन कभी भी कम नहीं हो सकता, धीरे धीरे और बढ़ता ही जाएगा। गांधी के जो विचार हैं वह, जैसा कि कल मैंने कहा था, पूरी धरती को एक करने के लिए हैं। पूरी धरती खुशहाल हो जाएगी अगर गांधी के विचारों पे चलेगी। खास करके कि ये धरती पर हर व्यक्ति की ज़रूरत पूरा करने भर के संसाधन हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के भी लोभ को, ग्रीड को पूरा करने के संसाधन नहीं हैं। इसलिए ज़रूरत के आधार पर रहना है, लोभ के आधार पर नहीं रहना है। और उसको उन्होंने जीवन भर करके दिखाया, निभाया। इस विषय में धर्मपाल सिंह जी के कुछ पोस्ट आई हैं, उन्हें भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। धर्मपाल सिंह जी रोज़ सुबह ये हम लोगों की वार्तालाप सुनते रहते हैं, अपना प्राणायाम, ध्यान और आसन करने के साथ साथ, और बहुत तो गांधी जी पर उन्होंने उनके 2 पोस्ट हैं, उनको उन्होंने फेसबुक पे बाद में लिखा भी है, लेकिन मैं आपके सामने उसको पढ़ता भी हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से गांधी व शास्त्री जी के व्यक्तित्व व कृतित्व की चर्चा की। ज़्यादातर लोग आपकी तरह खुली आंखों से व्यक्ति या परिस्थितियों का आकलन नहीं करते, वे किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी मनोदशा में सत्य नहीं कहा जा सकता, सत्य को नहीं कहा जा सकता। गांधी जी की मितव्ययता, कम से कम में रहने में से संबंधित एक प्रसंग में साझा करना चाहूँगा, जिसका उल्लेख फ्रीडम एट मिडनाइट में मैंने पढ़ा है। एक बार गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन ने चाय पर आमंत्रित किया। गांधी जी गए। गांधी जी अपने साथ अपना बर्तन रखते थे एक झोले में। लेडी माउंटबेटन जब नाश्ता ले आई तो गांधी जी ने अपना बर्तन झोले से निकाला। सोचिए, संकोच नहीं था उन्हें कि लोग क्या कहेंगे। हमें अगर कम से कम में रहना है तो हम रहेंगे कम से कम में। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या सोच रहे हैं। अब वो जो चम्मच निकाला, उसका हैंडल टूट गया था, जिसमें लकड़ी का हैंडल बनाकर जोड़ा गया था।
लेडी माउंटबेटन घर से चांदी का चम्मच ले आई और गांधी जी को देते हुए कहा कि वो टूटे चम्मच को फेंकने के लिए उन्हें दे दें। गांधी जी ने चांदी का चम्मच अपने झोले में रखते हुए कहा चांदी का चम्मच अपने झोले में रख लिया, कहा कि उनका टूटा चम्मच अभी उनके खाने में प्रयुक्त हो रहा है, अतः वे उसे नहीं फेंकेंगे। लेडी ने कहा कि फिर वे चांदी के चम्मच का क्या करेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि वह देश के जो आंदोलन का फंड है उसी में जमा कर देंगे। यह थी गांधी जी की मितव्यता और समर्पण और तपस्या, जिसकी वजह से हम स्वतंत्र हुए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के नेता और नौकरशाह दीमक की तरह राष्ट्र की संपत्ति को चाट रहे हैं और वे जिस ऐशो आराम में रह रहे हैं वह शायद राजे महाराजे भी न रहते होंगे उसमें। इसके एक दिन पहले जब मेरा वो व्यंग लेख अविज्ञापित अविशप्त सूरज कई खंडों में चला, तब उस पर भी एक लंबा पोस्ट धर्मपाल जी ने लिखा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। किसानों को, जिसमें किसानों की भी चर्चा हुई थी तीसरे दिन, और आज भी अभी इस प्रोग्राम के बाद किसानों की चर्चा पर फिर हम लोग लौट रहे हैं। तो किसानों को मूल्य, जब वह न्यूनतम मूल्य पे, मिनिमम परचेज प्राइस पे जो गेहूं की खरीद होती है या अनाज की खरीद होती है, उस पे तुरंत मूल्य नहीं मिलता, जबकि किसान अपना सारा कुछ, सारे खर्चे टाले रहता है कि जब हमारी फसल बिकेगी तो हम ये सब करेंगे, चाहे फंक्शन है घर का, चाहे बच्चों की पढ़ाई है, चाहे और जो ज़रूरी सामान है, घर के मरम्मत है, चाहे झोपड़ी ही हो, वो सारे खर्चे वो, या जो कर्ज लिया है उसकी वापसी, वो सब टाले रहता है कि जब वो पैसा मिलेगा। लेकिन वो तुरंत पैसा नहीं मिलता है, 5-5, 6-6 महीने मिलता है, बाद मिलता है, जिसकी वजह से आढ़तिये बीच में आ जाते हैं, कमीशन एजेंट्स बीच में आ जाते हैं। इसी पर उन्होंने देश में और विदेश में क्या अंतर है, अच्छी व्यवस्था में और लूट पार वाली व्यवस्था में क्या अंतर है, इस पर एक कमेंट दिया है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन्होंने शुरू में कहा है कि आपको न सुन पाने से बेचैन हो जाता हूँ। 2 दिन जो हम लोग रोक देते हैं, शुक्रवार को और सोमवार को, तो चूंकि इनकी सुबह की आदत पड़ गई है, तो जिस दिन नहीं सुनते हैं उस दिन इनको बेचैनी होती है। आदत पे मुझे एक याद आया कि पटना में जब मैं पोस्टेड था दूसरी बार 2003 से 2005 तक, तो वहाँ जितने समाज सेवी, जितने साहित्यकार, जितने सोशल एक्टिविस्ट थे, सब 3-4 घंटे मेरे साथ ही गुजारते थे, रात में, शाम को 4-5 बजे से 8-9 बजे तक। सत्येंद्र दुबे जिसका मर्डर हुआ था, क्योंकि उसने वो जो 6 लेन सड़क बन रही थी उसके घोटाले का पर्दाफाश किया था, उसके विरोध में रेलवे स्टेशन के सामने आंदोलन हुआ था। मैं वहाँ कमिश्नर था, लेकिन मैं भी उस आंदोलन में बैठा था और वहाँ मैं रेगुलर हिंदुस्तान में लेख लिख रहा था कि अगले चुनाव में आपको किस आधार पर वोट देना है। मेरे सरोकार के नाम से वह लेख मेरा रेगुलर हिंदुस्तान में आ रहा था। नाम अपना उसमें नहीं दिया था, उसमें कुछ और नाम दिया था, क्योंकि उसमें सीधे सीधे पॉलिटिकल व्यूज़ जो एग्जिस्टिंग थे उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा था और कैसे अच्छे प्रत्याशी ढूंढ करके उसके 4-5 लेख हैं जो अभी मेरे पास हैं, किसी दिन उनको भी पढ़ूंगा। और मज़े की बात यह है कि मैंने उसमें वो चीज़ लिख दी थी जो बाद में बिहार के चुनाव में हुई। मैंने उसी समय मेरे माताजी का देहांत भी हो गया था, मुझे गांव 10-12 दिन के लिए आना पड़ा। वहाँ गांव से मैं उसको लिख करके वो आर्टिकल्स
और बबनान से और वहाँ से भिजवाता था फैक्स से, किसी तरह से बस्ती से, कि वो पहुँच जाएं और रेगुलर वो कॉलम चलता रहे। उसमें एक में मैंने लिखा था कि आप अच्छे आदमियों को वोट दीजिए, संभावना ये है कि मिली जुली सरकार बनेगी। मिली जुली सरकारों से डरिए मत, हंग असेंबलीज से डरिए मत, क्योंकि अगर हंग असेंबली आएगी, त्रिशंकु विधानसभा आएगी, तो फिर चुनाव होगा, आपको फिर एक बार चुनने का मौका मिलेगा। और अगर बार बार त्रिशंकु विधानसभाएं आई तो ये जो करोड़ों अरबों खर्च करके गुंडा और माफिया चुनाव जीत रहे हैं, 2-3 बार इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे करोड़ों और फिर उसके बाद कमा नहीं पाएंगे, फिर से चुनाव हो जाएगा तो ये सब भाग खड़े होंगे, फिर अपने आप अच्छे लोगों के लिए मैदान बचेगा। चांस की बात है, वहां वही हुआ, चुनाव हुए, कोई सरकार बन ही नहीं पाई, त्रिशंकु विधानसभा रही, दोबारा चुनाव हो गया और जितने लोग उसमें जितना भी अनाप शनाप खर्चा किया हुआ तो सब का सब गए। तो ये होने वाला है देश में, कई जगह, कई प्रदेशों में, और बिहार अभी चुनाव होने वाले हैं, तमाम सारी जगहों में इस तरह की घटनाएं होंगी। जब लोगों, जो पैसे से लोग जीत रहे हैं, उनके पैसे डूबने लगेंगे, तब वो खुद ही मैदान छोड़ के भागने लगेंगे। तो यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ यह कि इतना लोग वहाँ मुझसे जुड़ गए थे, सारे सोशल एक्टिविस्ट और जितने साहित्यकार, जितने अच्छे लोग, वो जुगनुओं को मिलजुल कर तमाम सारे वहाँ जुगनू ढूंढे हुए थे, कि जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो सब लोगों ने एक बड़ा फेयरवेल वहाँ ऑर्गेनाइज किया और लोगों ने यही कहा कि आप तो मेरी आदत बन गए थे, आपके जाने से हम लोगों को तकलीफ इसलिए है कि आप हमारी आदत बन गए थे। वही बात आज धर्मपाल जी ने लिखी कि आपके को न सुनने से बेचैन हो जाता हूं, क्योंकि आप मेरे सुबह की एक सुनने की आदत हो गई है। आज एक दिन नहीं सुन पाए तो उसके लिए ये लिखा कि आपको न सुन पाने से बेचैन हो जाता हूं, आज पुनः सुनकर शांति मिली। आज के व्यक्तित्व को प्रणाम है। वो भुवनेश देवरा का जिक्र किया था, तो उनको ऐसे ही समाज के लिए समर्पित लोगों से देश चल रहा है। अब कभी मैं कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी कहानी सुनाने लगता हूँ, कभी व्यंग्य सुनाता हूँ, और कभी पतंजलि योग सूत्र से कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कभी कहीं से आ जाती हैं, अलग अलग तिनका जोड़ क्या है, जिनका जोड़ करके वो भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो उसी तरह से ये हम भारत के लोक श्रृंखला चल रही है। तो इसमें हर जगह से एलिमेंट्स आ रहे हैं और वो बात आप सबके सामने जा रही है। तो आपको व्यंग्यकार कहूँ कि कवि कहूँ कि चिंतक कहूँ कि संत हृदय कहूँ, अंत में लगता है कि आपको एक पूर्ण मनुष्य कहूँ। आपका व्यंग्य लेख बहुत ही टचिंग रहा। किसानों को पैसा देर से मिलने की बात पर मैं अपना एक निजी अनुभव साझा करना चाहूँगा। आप चाहें तो अपने श्रोताओं को इसे सुना सकते हैं, ताकि वह अपने देश की सही तस्वीर से रूबरू हो सकूं। वैसे मुझे विश्वास है कि आप सब रूबरू हैं, हम सब चूंकि उसी में पले बढ़े हैं, तो हम सब उन समस्याओं से ही ग्रस्त हैं, अभी तक ग्रस्त हैं और उसी से गुजर रहे हैं। मेरा छोटा बेटा प्रवीण जेएनयू में लाइफ साइंसेज में एमएससी कर रहा था। उसने पार्ट 1 में जेआरएफ पास कर लिया, फाइनल में उसे स्वर्ण पदक मिला, उसे पीएचडी में दाखिला ले लिया। उसने मुझे बता दिया कि अब उसे मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, सो मैंने पैसा नहीं भेजा। उसने 2 महीने बाद मुझे फ़ोन किया कि मैं तत्काल पैसा उसके खाते में डाल दूं। मेरे पूछने पर उसने बताया कि जेआरएफ की स्कॉलरशिप 3-4 महीने पर मिलती है जेएनयू में, जो सबसे ज़्यादा फंडेड यूनिवर्सिटी रही है हिंदुस्तान में। इतना ज़्यादा अथाह पैसा वहाँ भेजा गया, बाकी सब यूनिवर्सिटियों से काट कर। 2-3 महीने पर मिलती है, हर महीने वहाँ फेलोशिप नहीं मिल रही थी। उसके मिलने का कोई निश्चित समय नहीं था। खैर मैंने पैसा भेजा। 6 महीने में उसका एक पेपर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ और उसे पेपर की मेरिट पर उसे मैड्रिड विश्वविद्यालय स्पेन में पीएचडी करने का निमंत्रण मिला। वह वहाँ चला गया। इधर मेरे बीच वाले पुत्र प्रशांत ने, उसको ज़रूरत थी तो उसने 50,000 रुपये मांगे
इन्होंने उसको उतना नहीं दे पाए उस समय। तो प्रवीण जो मैड्रिड यूनिवर्सिटी चला गया था, उसको कहा कि तुम कुछ पैसे भेज दो, यहाँ दूसरे बेटे को ज़रूरत है। उसने 3 दिन बाद अपनी मम्मी से कहा कि उसने उसके खाते में कुछ पैसा भेज दिया है, उसे निकाल कर प्रशांत को दे दें। मैं बैंक गया तो पता चला कि खाते में 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उसने भेज दिया। प्रशांत को तो 2 लाख की ज़रूरत थी, सो उतना लाकर उसे दे दिया। मैं और मेरी पत्नी दोनों आश्चर्य में थे कि उसे अभी स्पेन गए मात्र 6 महीने हुए थे और उसने 2 लाख की जगह 5 लाख कैसे भेजा। 6 ही महीने गए थे तो 2 लाख मांगा, तो 5 लाख क्यों भेजा। जब उसका फोन मिसेज के पास आया तो उन्होंने पैसे के इंतजाम के बारे में पूछा, तो उसने हंसते हुए बताया कि मैड्रिड विश्वविद्यालय ने उसके खाते में पूरे 4 साल की स्कॉलरशिप, क्योंकि 4 साल की स्कॉलरशिप पे वहाँ पीएचडी करने गए थे, तो पूरे 4 साल की स्कॉलरशिप का पैसा 48,000 यूरो एक मुश्त डाल दिया है। यहाँ एक एक महीना जो हम रिसर्च के लिए, फेलोशिप के लिए हमारा ड्यू हो जाता है, वो नहीं देते हैं, 3-4 महीने बाद देते हैं, और वहाँ सब एडवांस में 4 साल के लिए एक साथ दे देते हैं। ऐसा नहीं कि फंड नहीं है सरकार के पास, ये जो लैप प्रोसीजर का लैप्स है, एक जगह लटकाने का लैप्स है, चाहे बाबू हो चाहे बीच में जहाँ से फंड आ रहे हो, इतना ज़्यादा सिस्टम में रेजिस्टेंस है। उसी को दूर करने के लिए ये सारा प्रयास है कि जब तक हम अपने मालिक नहीं सेवक चुनेंगे हर स्तर पे, तब तक ये रेजिस्टेंस कायम रहेगा। ये जो लाइन लॉसेस हैं कि 100 रुपये चलता है तो 15 रुपये पहुँचेगा, ये ख़त्म होगा। ये सब तभी ख़त्म होगा और व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करना होगा, जो गांधी जी कहते थे ग्राम स्वराज्य वाली बात। सीधे सीधे फंड्स आप गांव पंचायतों को दीजिए, वही उसका खर्च करें और 100% खर्च करें, जैसा कि तमाम सारे ग्राम प्रधानों के उदाहरण के रूप में हमने आपके सामने रखा है। तो इन्होंने लिखा कि जब उसका फ़ोन मिसेज के पास आया तो उन्होंने पैसे के इंतजाम के बारे में पूछा, तो उसने हंसते हुए बताया कि मैड्रिड विश्वविद्यालय ने उसके खाते में पूरे 4 साल की स्कॉलरशिप का पैसा 48,000 एक मुश्त डाल दिया है। मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ निकाल सकता हूँ। भारत की तरह 3-4 महीने पर स्कॉलरशिप वहाँ नहीं दी जाती। लोग कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, उसके लिए भी यह एक उत्तर है कि क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा है। यहाँ जो जिसका ड्यू है उसको देने में भी रुकावट, और कभी कभी कुछ परसेंटेज ले करके तब देते हैं। यहाँ तक कि लोगों के पेंशन देने में भी परसेंटेज की बात होती है। तो अब इससे ज़्यादा गलत व्यवस्था तो कहीं हो नहीं सकती, लेकिन उस गलत व्यवस्था के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमने उस व्यवस्था को चुना है, हमने उस व्यवस्था के जो कर्णधार हैं, जो हमारे सेवक हैं, उनको हमने चुना है। तो हमें उस गलत व्यवस्था के लिए हम भी जिम्मेदार हैं, और जब तक हम नहीं सुधरेंगे व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हम जाति पर, धर्म पर, इस पर उस पर अगर वोट देते रहेंगे तो यही सब होता रहेगा। गांधी इसीलिए जाति, धर्म, इन सब से ऊपर उठकर एक समाज बनाना चाहते थे, एक राष्ट्रीयता, एक भारतीयता का नया परिदृश्य उपस्थित करना चाहते थे। और शायद इसीलिए जो जाति और धर्म के आधार पर मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गांधी बहुत बुरे लगते हैं और उनका विरोध करते हैं। क्योंकि अगर पूरा देश हम भारत के लोग के परिप्रेक्ष्य में, संविधान के परिप्रेक्ष्य में, और वो उन शहीदों के सपनों के परिप्रेक्ष्य में सोचने लगेगा, उसके अनुसार सोचने लगेगा, तो बहुत सारी ये दुकानें जो आज चल रही हैं वो उजड़ जाएंगी, उखड़ जाएंगी, और वह होना है 10-5 साल में ही होना है। अब और ज़्यादा समय नहीं है उसके लिए। अब हम लोग आते हैं किसानों की चर्चा पर। किसान बिल की चर्चा पर। जैसा कि पिछले किसान बिल की जब चर्चा हो रही थी तो वहाँ पर हमने बताया था
कि 3 बिल पास हुए हैं, 2 मूल बिल, ओरिजिनल बिल, और तीसरा अमेंडमेंट बिल। 3 बिल पास हुए हैं, जिसका हिंदी में और अंग्रेजी में नाम भी आपके सामने रखते हैं। पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य ब्रैकेट में संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, अंग्रेजी में फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ब्रैकेट में प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल ब्रैकेट क्लोज 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 20, और अंग्रेजी में नाम है उसका द फार्मर्स एम्पावर एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं। अब जहां तक पहला है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, इसमें यह कह दिया गया, अब तक अलग अलग, क्योंकि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, प्रदेशों का सब्जेक्ट है संविधान के हिसाब से, संविधान के अनुसार, तो अलग अलग प्रदेश इसमें अपना अलग अलग नियम बनाते हैं। मंडी समितियां करीब करीब हर प्रदेश में हैं, बिहार में बनाया एक बार, फिर उसको हटा दिया, तो अलग अलग प्रयोग अलग अलग प्रदेशों में चलते रहे। जिसमें यह कह दिया गया कि किसान अपना जो बिक्री है वो मंडी समितियों के माध्यम से करेगा। आइडिया अच्छी थी कि एक व्यापारी आकर के किसान से माल खरीदता है, या एक किसान एक व्यापारी के पास जाकर माल खरीदता है, तो किसान को पता नहीं रहता कि आज का रेट क्या है। व्यापारी ज़्यादा सक्षम है और वो किसान ज़्यादा कमज़ोर है, तो कमज़ोर और बड़े के बीच में जब भी ट्रांजैक्शन होता है या आदान प्रदान होता है, तो कमज़ोर को दबाने के ज़्यादा चांसेस हैं, और कोई वहाँ पे उसे मूल्य, स्टैंडर्ड मूल्य बना नहीं है। तो ये हुआ कि एक ही जगह पर जब सारे किसान अपना माल ले आएंगे और सारे खरीदने वाले आ जाएंगे, जो मंडी कहलाई, वहाँ पर एक मूल्य तय हो जाएंगे लगभग। जैसे आप कहीं भी एक अकेला दुकान है, वहाँ से खरीदने भी जाइए, या एक अकेला खरीदने वाला है उसको बेचिए, तो मूल्य अपने आप तय होते हैं, कोई स्टैंडर्ड मूल्य नहीं होता। लेकिन जब आप ढेर सारे वहाँ दुकानदार बैठे हैं, तो लगभग आप वो कंपटीशन की वजह से दाम लगभग खरीदने वालों में भी कंपटीशन और बेचने वालों में भी कंपटीशन जब बैलेंस होता है, तो दाम स्थिर हो जाते हैं और वहाँ किसी को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं रहती। तो इसलिए मंडियों का कॉन्सेप्ट आया, उसका वो शुरुआत हुई, और उसको और रेगुलराइज करने के लिए मंडियों के एक्ट बनाए गए सारे प्रदेशों में। लेकिन वहाँ ये संकट आ गया कि मंडियाँ चार्ज करने लगी, और चार्ज ज़्यादा करने लगी किसानों से। उसके चीज़ों की बिक्री पर चार्ज करने का सवाल ही नहीं था। मंडी का पूरा मेंटेनेंस का खर्चा तो राज्य सरकार को उठाना चाहिए था। जो भी टैक्सेस राज्य सरकार ले रहे हैं, उसी से मंडी समितियों को भी जो भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो होना चाहिए था। लेकिन 5% या 10% ये इतना चार्ज होने लगा, और फिर मंडी परिषद में धन उगाही का भी एक धंधा चल गया, गुंडई भी होने लगी मंडी परिषद के लोगों द्वारा। तो अगर किसान अपने घर और मंडी के बीच में भी कहीं बेच रहा है, तो मंडी परिषद वाले जाकर के उससे पैसा उगाने लगे। मंडी परिषद के परिसर के अंदर के अलावा अगर बाहर जगह भर गया है, मंडी परिषद के अंदर उसके प्रेमाइसेस के अंदर जगह नहीं है, वो बाहर बेचारा बैठ करके बेच रहा है किसान, तो वहाँ भी उससे पैसा उगाने लगे। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए कुछ ये इस कानून में जो कुछ प्रोविजंस हैं वो अच्छे हैं। एक तो मंडी परिषद के प्रेमाइसेस के बाहर अगर कोई कुछ कहीं कुछ बेच रहा है, तो उसको मंडी परिषद कुछ नहीं ले सकता, कोई शुल्क नहीं ले सकता। 2 नंबर, 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 2 नं
तो मंडी समितियां, लेकिन मंडी समितियों को ख़त्म नहीं कर रहा है ये एक्ट। मंडी समितियां रहेंगी। मंडी समितियों के एग्जिस्टेंस पर और उनके कार्यकलाप पर यह एक्ट जो पहला है, क्योंकि दस्तखत हो गया है प्रेसिडेंट का, तो वो अब एक्ट बन गया है, इस पे कोई रुकावट नहीं है। यह आशंका की जाती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब मंडी समितियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा इस एक्ट में कुछ नहीं है। मंडी समितियां रहेंगी, लेकिन मंडी समितियों की जो जबरदस्ती उगाही वाली बात है कि हमारे परिसर के बाहर भी अगर कोई बेच रहा है किसान, तो उससे भी हमको लेना है उतना परसेंटेज, वह सिस्टम खत्म हो गया। उसको इस एक्ट ने रोक दिया है। ये अच्छी बात है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी भी हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस तरह से परचेज किया जाता है न्यूनतम मूल्य पर, वह किसानों के लिए बड़ी तकलीफदेह है। किसानों को 4-5 बार लेके आने के बाद भी पैसा वो लोग रिजेक्ट करते जाते हैं। तो उसका ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि रिजेक्शन ना हो। भले ही उनका मूल्य, अगर उन एक्सपर्ट साथ में बैठाए जाएं जो खरीदने वाले हैं उसके साथ, कुछ लोकल कुछ बाहर के ला करके, कि अगर उनका 100% अप टू डेट नहीं है, 90% ही है, तो 90% पर ही आप परचेज कर लीजिए। उतना लेस उतना कर दीजिए, 5% या 10%, उसमें जो भी कमी बता करके। लेकिन 95% चेक ले करके शाम को जाए वो किसान। जब तक ये इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म हो जाएगा ऐसी कोई बात भी एक्ट में नहीं की गई है। इसलिए भविष्य में क्या होगा उसको लिए हम आज ये नहीं कह सकते कि ये हो जाएगा। तो उस पर ये कहना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म हो जाएगा, यह भी उचित नहीं लगता है। तो मंडी समितियां रहेंगी और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर परचेज होगा, इसमें कहीं कोई अभी आशंका नहीं दिखती है। किसान कहीं भी बेच सकता है, पूरे देश में ले जाकर के बेच सकता है, पूरे देश में ले जाकर के बेच सकता है। यह तो कहने की बात किसान की है। किसान बेचारा मंडी तक लाने में अपने साइकिल से या पीछे रख करके कैरियर पे ला के बेचता है। वह 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर जा करके कहाँ बेचेगा। दरअसल ये बिल किसानों की, तो बस ये जो 2-4 बातें हमने बताई हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये बिल किसानों के लिए कम, किसानों के जो उत्पाद हैं उनके व्यापारियों के लिए ज़्यादा हैं। इस बात को आप धीरे धीरे और आगे समझेंगे। नाम किसानों का बिल रखा गया है, लेकिन किसान के उत्पाद का व्यापार करने वालों के सहूलियत के लिए ज़्यादा ये बिल लाए गए हैं। ये अभी धीरे धीरे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी आपको स्पष्ट होता जाएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सिस्टम अच्छा बनाने के लिए, किसानों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कि आढ़ती और कमीशन एजेंट न रहें बीच में, उसके लिए कुछ नहीं किया गया। उसके लिए होना चाहिए था और यूनिफॉर्म पूरे देश के लिए होना चाहिए। कहा गया कि किसान कहीं भी बेच सकता है, मतलब यह है कि व्यापारी कितनी ही दूर आकर के किसानों से खरीद सकते हैं। तो किसान जब बेच सकेगा तभी तो खरीद सकेंगे। तो इसलिए किसान के नाम पर यह सुविधा या ये बात कहनी जरूरी थी, उसको बात को उलट करके कहा गया। अब एक चीज जो होनी चाहिए थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो सरकार फिक्स करती है और खुद खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। तो क्या इसमें एक क्लॉज और ये नहीं डालना चाहिए था कि कोई भी कहीं से भी आकर के वह सामान जब भी किसान से खरीदे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर ही खरीदे। इसको डाल देने में क्या हर्ज था? अगर किसानों की आमदनी को दुगना करने की बार बार बात कही जा रही है, क्यों इतना कर देने में क्या है कि कोई दुनिया हिंदुस्तान भर से कहीं से भी किसान से खरीदने आ जाए। अगर सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कर दी है न्यूनतम मूल्य की,
उस चीज के लिए घोषणा कर दी है, तो उससे कम पर कोई किसान से नहीं खरीद सकता और चेक में उसको पेमेंट होगा उसी दाम पर। ये तो पहली शर्त थी, ये क्यों नहीं किया गया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस केवल सरकार ही क्यों बियर करे? आखिर बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं और जो इतनी दूर दूर से आकर सामान खरीदेंगे, व्यापारी हैं, वह क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने का एक फार्मूला है कि किसान का जो मिनिमम लागत है उसमें 5-10% और जोड़ करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाती है। तो किसान की लागत जितनी है उतना तो उससे कोई भी खरीदे, किसान को मिलना ही चाहिए। ये क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ी तो गड़बड़ी जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक में है, उसमें यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था और ये छूट गया, ये छोड़ दिया गया, लाया ही नहीं गया। सरकार तो खैर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंटिन्यू करेगी, लेकिन व्यापारी कहीं से आकर के प्रलोभन दे करके, कुछ भी बहला फुसला करके, एडवर्टाइजमेंट दे करके लोगों के यहाँ हिंदुस्तान में दिमाग बदल दिए जा रहे हैं। अपने नुकसान पर लोग काम कर रहे हैं केवल विज्ञापन देख देख करके। तो पता नहीं कौन कौन से लोग लालच स्कीम लाई जाएगी, कितने कितने तरह की स्कीमें लाई गई और देश के लोगों को बेवकूफ बनाया गया। कितनी सारी नॉन फाइनेंशियल एनबीएफसीज ने, मैं तो खुद उनके एक एक के हालत मैंने खूब स्टडी किया है, देखा है, किसानों और गरीबों और मजदूरों को उसके लिए मरते देखा है, झेलते देखा है कि एनबीएफसीज ने, कितने गरीबों ने, इनकी अच्छी अच्छी स्कीमें आई कि हमने 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया हर महीने जमा करो तो पैसा 5 साल बाद या 6 साल बाद दुगना तिगुना हो जाएगा। और एजेंट्स कौन थे? जिनको एजेंट बनाया, पहले साल का सारा कलेक्शन का 50% उनको दे दिया। वह अपने ही सारे रिश्तेदारों, सारे परिचितों से धन उगाते रहे, डिपॉजिट कराते रहे। और उसमें ये क्लास ये भी रखा कि अगर 10 साल तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए तो पूरा पैसा फोरफीट हो जाएगा। और 4-4, 5-5 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो गरीब बेचारा रिक्शे वाला कैसे इंश्योर करेगा कि हम हर बार दे पाएंगे? तो 60-70% लोग नहीं दे पाते थे इंस्टॉलमेंट्स। ऐसे गरीब लोगों के बीच में ही जाकर के स्कीम बनाते थे और ये स्कीम चलवाते थे और ज्यादातर पैसा फोरफीट हो गया। कितने गरीबों का कितना पैसा डूब गया इन नॉन एनबीएफसीज में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस में, और सरकार ने कुछ नहीं किया उनको बचाने के लिए। रिजर्व बैंक ने भी कुछ नहीं किया। बड़े बुरे अनुभव हैं मेरे उसके डायरेक्ट इन लोगों के कि किस किस तरह से लूटने में सरकारों ने मदद किया है इन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस ने, क्योंकि वो इलेक्शन में फंडिंग कर देते थे तो इसके लिए फिर आंख बंद कर लेते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला इन गरीबों के पक्ष में सही नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बाद में ये कर दिया कि ठीक है आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल का डिपॉजिट था और 2 साल तक वो दे पाया है तो 5 साल के बाद आप करेंगे, तुरंत नहीं, 5 साल के बाद करेंगे और इंटरेस्ट नहीं देंगे, केवल जो मूलधन है उतना देंगे। फिर भी लूट का धंधा चलता रहा। सरकारों की व्यवस्था का तो आलम यह है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट्स कितने, और टैक्सेस में भी छूट दी गई, कितने गरीब लोगों ने यूनिट्स खरीदे और कुछ दिन तक इसका दाम 10 रुपए का, 12 रुपए, 14 रुपए, कितना कितना रहा। बाद में सारी यूनिट्स बैठ गई क्योंकि यूनिट्स के जो फंड मैनेजर्स थे, जो उनके चेयरमैन थे, ये लोग गंदे गंदे कंपनीज में शेयर्स खरीद करके, जो बाद में वो सारे प्रमोटर्स पैसा लेकर के भाग गए या बैठ गए और सब कुछ खा करके बैठ गए। उसके हिसाब से फिर पूरा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट्स का डूब गया। कितने करोड़ों रुपए, मतलब अरबों खरबों करोड़ रुपए डूब गए पब्लिक के। किसी और देश में इतना बड़ा अगर फाइनेंशियल
कोलैप्स होता है, फाइनेंशियल दुर्घटना होती है, तो सरकारें बदल जाती हैं। ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका में कितने एग्जाम्पल्स हैं इसके। लेकिन हिंदुस्तान में इतने घोटालों के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकारें मुस्कुराती रहीं और पब्लिक उन्हीं को वोट देती है। एक छोटी सी बात लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आती कि जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके चुनाव में झोंक रहा है, उसको हम अगर वोट देंगे तो वो किस किस तरह से हमको लूटेगा, कहाँ कहाँ लूटेगा, कैसे कैसे लूटेगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। सीधे साधे लोग। और कभी कभी तो एक साइकिल ले लिया, एक 500 रुपये ले लिया, शराब की बोतल ले लिया और वोट दे दिया। ये झुंझुने पकड़ा करके और लूट रहे हैं। तो उस देश में जहां इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहां कल को ये खरीदने वाले किसानों के पास आएंगे और उन्हें कहेंगे कि तुम्हें हम खाद भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, और आज तुम हमको दे दो, अगले 5 साल तक अगर हम तुमको अनाज देते रहोगे तो हम तुमको तिगुना पैसा 3 साल बाद देंगे। क्या क्या स्कीमें ला सकते हैं। इसमें साफ साफ इसमें सेफगार्ड रखना चाहिए था कि जो भी परचेज करेगा किसान से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आए, नकद भुगतान करेगा, 24 घंटे के अंदर करेगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं करेगा। और अगर करेगा तो उसे जेल होगी। उसमें सजा का भी प्रोविजन होना चाहिए। ये नहीं कि किसान कोर्ट में जाए, सीधे सीधे सख्त प्रोविजंस होने चाहिए था अगर किसानों की सुरक्षा में करनी है। बहुत तमाशे हो चुके अब तक। बेचारा आत्महत्या वैसे ही कर रहा है और ऐसे कानून ला करके कहां तक ले जाना है और कहां तक धकियाना चाहते हैं उसको। तो ये लूट मार का खेल बंद तभी होगा जब हम जागते रहेंगे, जगाते रहेंगे, नहीं तो ये चलता रहेगा। तो ये बहुत बहुत बड़ा खतरा है जिसमें पूरी छूट दे दी गई है लूटने की, और किसान बेचारा लूटने के लिए तैयार है क्योंकि वो संगठित भी नहीं है और उतना जानकार भी नहीं। तो ये जो चीजें इसमें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। केवल एक ही चीज की मंडी समितियों के बाहर अगर वो बेचता है तो उसको बेचने का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन खरीदने वालों को क्या क्या किया गया है उस पर कोई रुकावट नहीं डाली गई। अब दूसरे बिल पर आते हैं। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, द फार्मर एम्पावर एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की गई है कि कोई भी आकर के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के जमीन उस पे खेती कर सकता है और एग्रीमेंट कर सकता है कि इस रेट पर या इस जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो पूरी स्वतंत्रता दी गई है। अब हम लोग जो किसान रहे हैं, जमींदारी खत्म होने के बाद जो अपने पास किसान खेत बचे थे, अगर हमारे पास 14 एकड़ से ज़्यादा थे तो हमारे खेत चले गए हैं, इसलिए कि 14 एकड़ सीलिंग लगाई गई एक व्यक्ति की। अगर हम 4 भाई थे तो 14 एकड़ से ज़्यादा हम लोग पास नहीं हो सकता था, खेत चला गया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई कॉरपोरेट लाखों हेक्टेयर ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट करके किसानों से ले करके तमाम स्कीमों में उलझा करके ले सकता है और उनकी फार्मिंग कर सकता है। हो सकता है कि वही किसान वहां पर मजदूरी करें। मोनोपोली हमेशा खतरनाक होती है। देश की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जो पूंजीपति का मोनोपोली हावी होने का, और जहां ढेर सारे पूंजीपति भी हों, कंपटीशन हो, वहां तो सर्वाइवल आसान है, लेकिन मोनोपोली जहां होगी वहां पर बहुत खतरे हैं। जब जैसा बार बार मैंने कहा है कि आज़ादी के बाद धन का केंद्रीकरण बुरी तरह से बढ़ता चला गया है, चाहे जो सरकारें आए सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। आज 1%
लोगों के पास 70% से ज़्यादा संसाधन हो गए हैं। कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस इतना मोनोपोलाइज कर गए हैं कि सब कुछ वही लिए जा रहे हैं। सरकारें अपना जो भी बेच रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस वही खरीदते चले जा रहे हैं। क्या उन्हीं को सरकार बना देने का इरादा है? ईस्ट इंडिया कंपनी पैदा करने का इरादा है? वो तो विदेशों से आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लूट रहे थे, यहाँ तो अपने देश के ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग लूट रहे हैं लोग। कब तक हम लूटते रहेंगे? तो इसमें लिमिट होना चाहिए था। अगर हमारे लैंड होल्डिंग की लिमिट थी कि इससे ज़्यादा अगर हमारे पास लैंड है तो सरकार ने ले लिया बिना मुआवजा दिए। और अगर लोगों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है तो इसमें लिमिट क्यों नहीं लगाई गई कि एक कारपोरेट या एक व्यक्ति 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, क्या कोई ज़रूरी है कि बहुत विदेश से या बहुत बड़ा कारपोरेट 1000-2000 किलोमीटर दूर आकर के ही करे? लोकल्स को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं? अगर एक व्यक्ति अच्छा किसान करता है, जैसे प्रेम भाई करते हैं, तो प्रेम भाई आसपास के 10-5 जिलों में करके 1000-2000 एकड़ में कराएं। इस तरह के लोग पैदा हों ताकि वो कंपटीशन रहे और समर्पण की भावना जिनमें है वो करें। यहाँ तो शुद्ध व्यापारी के हाथों में, और वो भी मोनोपोलिस्टिक व्यापारी के हाथ में बिना किसी लिमिट के। तो यहाँ एक लिमिट होनी चाहिए था कि इससे एक व्यापारी या एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा किसानों से ज़मीन लेके, वो इतने एकड़ से ज़्यादा नहीं करेगा। वह सीमा होनी चाहिए थी जो नहीं है। दूसरी बात, वेयर हाउसेस कोई कितना भी बना सकता है, उस खैर वो तीसरे वाले पे आएंगे जब इसेंशियल कमोडिटीज़ में जो अभी संशोधन हुआ है उस पर आएंगे, वेयर हाउसेस पे। तो यहाँ फार्मिंग में लिमिट होनी चाहिए थी कि इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, और ये पूरे देश से डिस्कस होना चाहिए था। ऐसे चुपचाप रातों रात बिल बना करके या अध्यादेश बना करके ले आने क्या मतलब है? किसानों की समितियों से निर्णय डिस्कस होना चाहिए था कि कैसे उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा, वो क्या सोचते हैं। जो अच्छे किसान हैं, प्रेम भाई जैसे लोग, इन लोगों से भी डिस्कस होना चाहिए था, इनकी भी ओपिनियन लेनी चाहिए थी। हर वर्ग से राय लेनी चाहिए थी। 2-4-6 महीने का अपनी मीडिया का और अखबारों का थोड़ा तो बेहतर प्रयोग होना चाहिए था। वही सड़ी गली खबरें रोज सुनाते हैं और 24 घंटे पब्लिक वही सुन करके या तो डिप्रेस हो रही है और या फिर दूर हो रही है मीडिया से। इस मीडिया का भी कुछ सही इस्तेमाल होना चाहिए था। इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए थे खुलेआम। खैर, लोकतंत्र कितने तरीके से खत्म हो रहा है। लोग ये कहते हैं कि ये सरकार ऐसा कर रही है, वो सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो उसी दिन हो जाती है। इस देश में कितनी बार लोकतंत्र की हत्याएं हुई हैं। हम प्रतिनिधि चुनते हैं अपने, चाहे विधानसभा के लिए चाहे लोकसभा के लिए। अपने जो लोग चुन रहे हैं, वोटर हैं, वो अपना जो अधिकार है मालकियत का, उसका वह हिस्सा कि हमारे बारे में हम वहाँ लोकसभा या विधानसभा में चल के नहीं बोल सकते, आप जाइए हमारा पक्ष रखिए, हमारे बिहाफ पे बोलिए। हम उस लिए तो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। और वहाँ जाकर हमारे ये विधायक या सांसद क्या हमसे आकर पूछते हैं कि किसान बिल पर हमें क्या राय देनी है, क्या बोलना है, क्या वोट देना है? किसी ने आके पूछा? तमाम सारे जो रूरल एरियाज के ही एमपीज हैं, जिनका शहर है ही नहीं, पूरा रूरल एरिया है, उन किसानों से आके कुछ पूछा? किसी न किसी पार्टी के आका के गुलाम होकर के उसके हिसाब से वोट देते हैं। तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? हमने तो अपना प्रतिनिधि चुना और वहां वो किसी एक आका के गुलाम हो गए, किसी एक बॉस के गुलाम हो गए, तो ये तो डिक्टेटरशिप हो गई, पार्टियों की डिक्टेटरशिप हो गई। इस पार्टियों की डिक्टेटरशिप को जब तक हम नहीं खत्म करेंगे, हम वोट देने से पहले शपथ लेंगे। हर व्यक्ति को वोट देने के पहले जितने लोग प्रचार में आवे, उनसे शपथ लेना है कि आप जीतने के बाद हमसे आके पूछेंगे कि किस विषय पर क्या वोट देना है। हमारे अधिकारों की रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो लूटते रहेंगे, कोई ना कोई लूटता रहेगा। वो तो बड़े बड़े जो मोनोपोलिस्टिक कॉर्पोरेट्स हैं, उनके फंड से चुनाव लड़ रहे हैं।
जीत करके जा करके उनके लिए कानून बना रहे हैं, और झुंझुना नाम का हमको पकड़ा रहे हैं कि हर एक के पहले फार्मर्स नाम दे दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट या मोनोपोलिस्टिक या कारपोरेट्स का नाम भी दे देते, तब भी ये बिल का शीर्षक सही होता। अगर जैसे ये इसका नाम दिया हुआ है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक एक्ट, इसकी जगह पे ये भी कर सकते थे कि व्यापारी और कारपोरेट व्यापार और वाणिज्य कृषक उपज खरीद और सरलीकरण विधेयक, क्योंकि है उनके भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए कुछ डाला ही नहीं गया, क्योंकि किसानों से पूछा ही नहीं गया, किसानों के बारे में सोचा ही नहीं गया। इसलिए यह मुद्दा केवल किसानों का नहीं है, आपके लिए भी जो तमाम सारे और जो हमें नॉन किसानों से अलग जो लोग सुन रहे हैं, उनके भी जो मुद्दे हैं, वह कोई सरकार, मैं किसी एक XYZ की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार जो भी आती है, अगर वो पूंजीपतियों के पैसे से चुनाव लड़ रही है तो उन्हीं के लिए करेगी, वो हमारे लिए क्यों करेगी? इतनी सीधी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है हम लोग को? तो इसलिए आंख खोल करके जब तक हम नहीं चलेंगे, संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो ये खतरा लगातार बना रहेगा। तो एक तो इस पे सीमा होनी चाहिए थी कि इससे ज्यादा वो ये भी कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा अगर जमीन होगी तो हम क्यों आएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो उसके लिए फिर आप बहुत कोई एक बैलेंस बनाइए ना। हम ये नहीं कहते कि 14 एकड़ कर दीजिए जो हम लोगों से लिया गया, आप 100 कर लीजिए, 200 कर लीजिए, 500 कर लीजिए, 1000 कर लीजिए, लेकिन एक सीमा बनाइए, 5000 कर लीजिए, एक वायबल लिमिट बनाइए। अब ऐसा नहीं है कि पता चला कि 4-5 कारपोरेट हाउसेस पूरी हिंदुस्तान की सारी जमीनों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ले लें। इसको रोकने के लिए क्या किया गया है इसमें? मल्टीनेशनल्स भी इसमें आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और वेयर हाउसेज में तो 100% आ सकते हैं, कहीं कोई लिमिट नहीं है। वेयर हाउसेज वाला भी बड़ा खतरनाक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्रीमेंट किसके किसके बीच होगा? एक बेचारा गरीब किसान और एक इतनी बड़ी कंपनी जिसके कि एडवोकेट्स ही तमाम सारे मुकदमा लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए फीस देते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स का वायलेशन हुआ तो क्या किसान सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए दे करके इनसे मुकदमा जीत पाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते रहें तो किसान क्या कर लेगा? इस पे सोचा? तमाम सारे जितने देश के बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, करोड़ों रुपए जो सुप्रीम कोर्ट में फीस लेते हैं, इन्हीं के लिए लड़ेंगे। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए था और सरकार को एक एश्योरेंस देना चाहिए था इसी में कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो किसान को कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, इनको सजा होगी, जेल होगी। किसान के प्रति नहीं, कानून को इनके प्रति सख्त होना चाहिए था कि क्योंकि किसान बेचारा तो निरीह है, अशक्त है, वैसे ही वो तड़प रहा है कि आत्महत्या कर रहा है, और आप उसे ऐसे एग्रीमेंट्स में फंसा रहे हैं जिसका वायलेशन करने पर किसान किसी कोर्ट में जाने की स्थिति में ही नहीं है। 10 साल मुकदमा लड़ेगा, 20 साल मुकदमा लड़ेगा। क्या तमाशा है? जरा भी नहीं सोचा गया, क्योंकि हम किसान की जगह पर हो करके एक्ट नहीं बनाते हैं, नहीं बनाया गया है। और वो इसलिए भी कि किसान से आगे पूछा भी नहीं गया, इसलिए मनमाने तरीके से जो ड्राफ्ट आ गया दुनिया के और देशों से देख लिया, जो जहां इस तरह की पूंजीपति व्यवस्था है, और हमारे यहाँ के पूंजीपतियों से पूछ लिया कि ये तुम्हारे लिए ठीक है ना, और उस हिसाब से बना के ला दिया गया। और ये जितने MPs हैं ये सब तो उनके गुलाम हैं ही, क्योंकि हिंदुस्तान में लोकतंत्र तो केवल चुनाव तक रह जाता है। लेकिन चुनाव सही लोगों का हो, जो असली लोकतंत्र का मतलब है, जो जनता से पूछ करके वहां अब जनता की आवाज पहुंचाएं, वो होता ही नहीं है। तो अभी ये तो पिछले कितने सालों से हो रहा है, जिसकी वजह से ये दुर्दशा है।
और अगर हम यूं ही आंख बंद किए रहेंगे तो अभी पता नहीं कितने और सालों तक होगा। इसीलिए अब ये कुछ आखिरी मौके हैं, क्योंकि पानी नाक के ऊपर जा रहा है। अब खतरा है व्यवस्था को भी और हमको भी। आखिर जो 8 लाख किसान जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं, उससे ज्यादा उनकी आत्मा ये बिल देख करके तो और रो रही होगी कि हम तो बिना इस बिल के मर रहे थे, और इस बिल के आ जाने से अब और कितने मरेंगे और तेजी से मरेंगे। उनकी रक्षा करने की जगह पर, उनकी सुरक्षा करने की जगह पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम परचेज के लिए करने में क्या मतलब, ये दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि पूछा नहीं गया लोगों से। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट के स्टैंडर्ड ड्राफ्ट्स होने चाहिए थे, और उसके वायलेशन में इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए थी। अगर ये नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग केवल किसानों के का एक नया तरीका होगा। उन्हें तरह तरह के नए नए प्रलोभन दिए जाएंगे, जैसे कि पहले की सारे NBFCs ने दिया। हिंदुस्तान में तो एग्जाम्पल्स इतने हैं कि इस तरह से बेवकूफ़ बनाओ, इस तरह से बेवकूफ़ बनाओ, और अपने ही फिर उसके बाद ठगवाते हैं, क्योंकि 50% का कमीशन पहले साल मिल जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसानों को पकड़ पकड़ के लाने के लिए भी तमाम सारे एजेंट्स तैयार हो जाएंगे, जो पहले उनको 50% जितना एग्रीमेंट का राशि होगी उसका 50% कमीशन दे दिया जाएगा, और किसान को पकड़ अपने ही भाई भतीजों परिचितों को पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। उसके बाद वो, इसलिए बहुत आंख खोल कर रहने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले हम खुद किसान को इतना सशक्त क्यों ना बनाया जाए कि वो खुद, वो प्रेम भाई और लोगों के जो उदाहरण हैं कि अच्छा पैदावार करें और अच्छे उनके दाम मिले। क्यों हम दूसरों का कॉन्ट्रैक्ट करें? जो वो कराने चाह रहे हैं वो जानकारी हमको दी जाए और हम वो पैदावार करें। हम अपने खेत की जितनी देखभाल कर सकते हैं, क्या वो वहां से आकर के उसके लिए उतना देखभाल करेंगे? उनका मन वहां लगा रहेगा? एक बहुत अच्छे डेयरी चलाते हैं, हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं, और वो डेयरी उनकी कूलर लगा हुआ है, एयर कंडीशनिंग है, हाथ से टच नहीं होता है, सब दूध उससे दुहा जाता है। वो कहते हैं भाई साहब, अगर मेरी 100 गायें हैं और वो 100 बंधी हुई हैं, रात में भी अगर एक की भी आवाज आती है तो मैं पहचान लेता हूँ कौन बोल रहा है, कौन रंभा रही है और उसको क्या तकलीफ है, और मैं जाके देखता हूँ। तो अपने खेत की जो बात चिंता होगी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला लाके देगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अपने खेत को तो हमें ये भी करना है कि हमेशा के लिए है, तो इसमें हम फर्टिलाइजर उतना ही डालें कि वो खराब ना हो, उसको सिखाने की जगह पे, और खेत खराब ना हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला अगर 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है तो 10 साल में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लेकर के और खेत चौपट करके चला जाएगा। उसको आपके खेत से क्या लाभ लगाव है? तो अपने खेत को और हम बेहतर तरीके से खेती कर सकें, यह सिखाने बढ़ाने की जगह पे हम कहां कहां ले जा रहे हैं, कहां कहां भटका रहे हैं, क्यों भटका रहे हैं? तो सबसे बड़ा ये खतरा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबके लिए देना चाहिए था, कंपलसरी करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। फिर अब आते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर। एसेंशियल कमोडिटीज मैंने बताया 64 के आसपास जब अनाज की खपत थी, PL 480 जब बंद हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हुई, उसके बाद शास्त्री जी के समय, उसी समय ये कोई बहुत ज़्यादा होर्ड न कर दे, होर्डिंग ना हो जाए, इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बनाया गया कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इनकी कोई होर्डिंग नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा रखने की सीमा बना दी गई। और उसमें अनाज तो थे ही, इसके साथ तमाम फर्टिलाइज़र और ये पेट्रोल प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो भी देश में बहुत कम थे, इन सब की एसेंशियल कमोडिटीज़ बनाई गई। अब इस तीसरे बिल में जो बड़ा हास्यास्पद लगता है, मैं सच यही वर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूं कि हंसी का लगता है, कि सीरियल्स या अनाज, जैसे
गेहूं, धान, दालें और ये तेल, ये चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ में अब तक जो रही हैं, इनको उससे बाहर कर दिया गया। मतलब अब गेहूं, चावल, आलू, प्याज, तेल के जो ऑयल सीड्स हैं, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज ही नहीं रहे। ये तो ऐसा ही है। और इनके भंडारण पे जो लिमिटेशन अब तक चलते थे या हैं, वो लॉज अब नहीं रहे हैं। कोई कितना भी पूरे हिंदुस्तान का सारा अनाज खरीद करके और भंडार कर ले और ना बेचे, दाम आसमान पे चले जाएं, तो कोई नियंत्रण नहीं है। जो अब एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनके लिए लिमिटेशन बनाया गया कि अगर दाम 100% से ज़्यादा बढ़ने लगे तो उस पर नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन जो उसके बाहर हो गए, अब चाहे जितना कोई भंडार करके रख ले, कुछ नहीं होगा। वह 1% लोग देश के, जो 70% से ज़्यादा धन जिनके हाथों में है, वो कल को पूरे देश में वेयर हाउसेज बना डालें, और यह संभव नहीं है, ये होने जा रहा है। और मल्टीनेशनल कंपनी जो विदेशी हैं, उनको भी इसमें ऑपरेट करने में रुकावट नहीं है। वो भी आकर के कुल 100, 200, 500, 1000 लोग पूरे देश में वेयर हाउसेज बना डालें और हर जगह से अनाज खरीद करके जाके उसमें भंडार कर लें। दाम जब 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो जाए, उसके बाद तब बेचना शुरू करें, क्योंकि अब वो एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है, उन पे प्राइस राइज का कोई लिमिट नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज से गेहूं, चावल और दाल को और करना तो ऐसे लगता है कि जैसे शरीर से अगर कोई एक्ट रहा हो कि हम आपके एसेंशियल ये अंग, जैसे नाक है, आंख है, कान है, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो उसमें से ये बाहर कर दें कि हम आपके शरीर को तो डिस्टर्ब करेंगे तो कानून होगा, लेकिन आपकी नाक काट लें, कान काट लें, आंख काट लें, तो अब ये एसेंशियल आपके अंग नहीं हैं और अब इनको चाहे हम जो करें। मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई कुछ सोच सकता है क्या? केवल और केवल ये चीज तो केवल और केवल जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट बना रही हो देश के लिए, वह स्थिति आ गई है। तो इस पूरे बिलों में केवल वही ठीक है कि जो मंडी समितियों के चंगुल से थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद भयंकर तरीके से पूरे देश में हम सोच रहे हैं किसान प्रभावित होंगे। नहीं, अगर दाम बढ़ेंगे, अगर ये होर्डिंग शुरू हो गई दाल, चावल और गेहूं और इन सब की, तो फिर हर व्यक्ति, हर भारतवासी प्रभावित होगा और कुछ लोगों को पता नहीं कितना अनाप शनाप मुनाफा होगा। मतलब ये देश अंधेरी सुरंग में जा रहा है बिना सोचे समझे। कल देश का क्या होगा किसी ने सोचा भी नहीं और न सोच रहा है। इसलिए जो आंदोलन हो रहे हैं वो यूं ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन हर गलत से गलत स्टेप का, जब हम गुलामी से निकल आए तो अब ये जो गलत तरीके के हम लीडर चुनते हैं और उनकी गुलामी कर रहे हैं, उससे भी निकलना होगा और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना होगा। अगले हर चुनाव में निकलना होगा और निकलने की शुरुआत करनी होगी, तभी हम ठीक से जिंदगी इस देश में गुजार पाएंगे। नहीं तो इतना भयंकर संकट है, इतना भयंकर संकट है। मैं नहीं चाहता था कि कोरोना का काल में जहां आप खुद इतने व्यथित होंगे, बहुत लोग तनाव में होंगे, वहां मैं इस तरह का देश का जो भविष्य दिख रहा है उसको आपके सामने रखूं। लेकिन यह बताना इसलिए जरूरी है कि अभी भी हथियार आपके हाथ में है, हैंडल आपके हाथ में है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, और वो स्टीयरिंग वह वोट का अधिकार है जो अगर आप सही इस्तेमाल करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जिन स्टेट्स में अभी 1-2-3 साल में चुनाव है वहाँ उस समय ठीक हो जाएगा। अगर सारे स्टेट्स ही इसको मना कर दें, हम अपने यहाँ नहीं लागू करेंगे, तो फिर केंद्र को पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और केंद्र की भी इलेक्शन 2-3-4 साल में होगा, वहाँ अगर आपके प्रतिनिधि वहाँ पहुँच गए तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तमाम सारे गलत कानून इस देश में लाए गए हैं। इवन संविधान में संशोधन भी इंदिरा गांधी ने 76 के आसपास इतने उल्टे सीधे किए थे, जो बाद की सरकार ने जब इंदिरा गांधी को वाइप आउट कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो नई सरकार ने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। तो इसलिए यह एक टेम्पररी फेज है, परमानेंट नहीं है। यह 2-4 साल की समस्या है। जब आप अपने प्रतिनिधि चुन लेंगे, किसी पार्टी से मतलब नहीं है, आपके अपने प्रतिनिधि हों बस, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, गांव सभा में भी, जो आपसे पूछ करके वहां वोट दें, तो सब कुछ बदल जाएगा। मालिक आप अभी भी हैं, इन बिलों के बावजूद भी मालिक आप अभी भी हैं। और आपके सेवक अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने सेवकों को बदलना होगा। इसी के साथ मैं आज अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारी बात से आपको किसी भी तरह की चिंता हो रही हो तो मुझे खुशी होगी कि चिंता तो होनी चाहिए, लेकिन फिर इस बात की खुशी भी होनी चाहिए कि इलाज आपके ही हाथ में है, इलाज आपके ही हाथ में है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ।